नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विज्ञप्ति पीसीएस में। जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं, हम कुछ दिनों से फिजिक्स पढ़ रहे हैं। उसी के अंतर्गत आज हम प्रकाश की पढ़ेंगे, जिसे हम इंग्लिश में ऑप्टिक्स कहते हैं। तो प्रकाश की में हमें पढ़ना क्या है? प्रकाश के बारे में पढ़ना है, दृष्टि के बारे में पढ़ना है और प्रकाश के द्रव्यों के साथ जो भी इंटरेक्शन हो रहा है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें जानना जरूरी है प्रकाश होता क्या है। प्रकाश जिसके कारण हम वस्तुएं देख पाते हैं, लेकिन प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता, जिसके कारण हम वस्तुएं देख पाते हैं। तो इसकी जो एक तरंग दैर्ध्य होती है ना, जो विजुअल लाइट होती है, उसकी तरंग दैर्ध्य क्या होती है? 400 टू 700 नैनोमीटर। और प्रकाश विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के रूप में के एक छोटे परिसर को तरंगों के प्रति सुग्राही होता है ये, ठीक है ना। मतलब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के रूप में होता है प्रकाश। सिंपल इतना सा याद रखना है। अब हमारे कुछ प्राइमरी कलर्स होते हैं, रेड, ग्रीन एंड ब्लू, जिसे हम आरजीबी कलर भी बोलते हैं, ठीक है ना। ये प्राइमरी कलर होते हैं और बाकी जितने भी कलर हैं सारे कलर इन्हीं कलर से मिलके बनते हैं। उन्हें गौण या द्वितीयक रंग कहते हैं। देखो अब चलते हैं प्रदीप्त क्या होता है, जिसे ल्यूमिनस कहते हैं। प्रदीप्त होता यह है कि जो वस्तुओं के पास, जिस भी चीज के पास अपना स्वयं का प्रकाश है वो प्रदीप्त वस्तुएं होंगी। जिसके पास स्वयं का प्रकाश नहीं है वो अप्रदीप्त वस्तुएं होंगी। जैसे सूर्य और बल्ब, इनके पास स्वयं का प्रकाश है तो ये प्रदीप्त वस्तुएं। अप्रदीप्त वस्तु कौन सी हो गई? जो स्वयं प्रकाश में जो दिखाई देंगी, प्रकाश जिस पर डाला जाएगा तो वो दिखाएंगी, लेकिन इनका स्वयं का प्रकाश नहीं होगा, ठीक है ना। ट्रांसपेरेंट आपको पता ही है, जिसके आर पार प्रकाश चला जाए वो ट्रांसपेरेंट चीज हो जाती है। अब पढ़ते हैं हम प्रकाश की चाल। तो प्रकाश की चाल आप लोगों ने ये वाली पढ़ी होगी, लेकिन ये चाल होती है निर्वात के अंतर्गत, ठीक है ना। पानी में प्रकाश की चाल क्या होती है? 2.25 गुणे 10⁸ मीटर पर सेकंड। कांच में क्या होती है? 2 गुणे 10⁸ मीटर पर सेकंड। प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है ये सब आपको मालूम होगा, ये छोटे छोटे क्वेश्चन से। 8 मिनट 20 सेकंड। लेकिन चंद्रमा से प्रकाश को आने में, पृथ्वी तक आने में कितना टाइम लग जाता है? 1.28 सेकंड। तो इससे हम डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, चाल बराबर दूरी बटे समय से, कि सूर्य और चंद्रमा हमसे कितना दूर है, ठीक है ना। हमारे पास चाल दी है प्रकाश की, समय दिया है, दूरी हम निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अब प्रकाश के कुछ हम गुण पढ़ते हैं कि प्रकाश किस तरह से बिहेव करता है, लाइट किस तरह से बिहेव करती है नॉर्मल लाइफ में, वो हम अब पढ़ते हैं। तो सबसे पहला प्रकाश का जो बिहेवियर है वो सबसे पहला हम पढ़ रहे हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जिसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। परावर्तन मतलब क्या हो गया कि लाइट का किसी चिकने सरफेस से टकराकर वापस लौट जाना, ठीक है ना। तो चिकने पृष्ठ से टकरा के प्रकाश का किसी कोण पे मुड़ जाना है, वापस अपने ही जिस माध्यम से आया है या जिस तरफ से आया है उसी तरफ लौट जाना। तो देखिए क्या होता है इसमें, हमारे पास एक आपतित किरण है, मतलब ये किरण, ये ले लेते हैं हम परावर्तक पृष्ठ, इसको मिरर ले लेते हैं कि हाँ एक मिरर है, ये रिफ्लेक्टिंग मीडियम है कि इससे रिफ्लेक्ट करेगा। आपतित किरण आई, प्रकाश इस तरह से आया और इस तरह से लौट गया, ठीक है ना। प्रकाश की आपतित किरण ये, परावर्तित किरण है, इधर से आया इधर से लौट गया। आई जो है इधर पे जो एंगल बना है ये आपतित कोण कहेंगे, और जो आर एंगल बना है एक एंगल के साथ मुड़ेगी ना, इसे हम परावर्तन कोण कहेंगे। और ये बीच में जो हमने एक रेफरेंस लिया है इसे अभिलंब कहते हैं, कि हाँ इस तरह से टकराए तो इन दोनों के बीच के हमने इंटरसेक्ट करके अभिलंब ले लिया है, ठीक है ना। तो ये आपको समझ सिंपल सा आ रहा होगा कि किसी चिकने पृष्ठ से या परावर्तक पृष्ठ से टकराकर प्रकाश का मुड़ जाना परावर्तन कहलाता है। ये आपको समझ में आ रहा होगा। परावर्तन के कुछ नियम होते हैं वो पढ़ लेते हैं। तो परावर्तन के नियम के अंतर्गत सबसे पहला नियम है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होना चाहिए, ठीक है ना। आपतन कोण बराबर होना चाहिए किसके? परावर्तन कोण के। ये सबसे पहला नियम है। अब दूसरा नियम क्या है? देखो अभी हमने ये वाला फिगर देखा है ना, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही पॉइंट पे होने चाहिए, एक ही तल में होने चाहिए। आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं अभिलंब एक ही तल में होते हैं, तो ये दूसरा नियम है। अगर ये दोनों नियम फॉलो कर रहा है तो हम कहेंगे कि प्रकाश परावर्तन हो रहा है।
अब पढ़ते हैं हम दर्पण क्या होता है। दर्पण क्या होता है, कोई भी हम एक मटेरियल है जिसको एक साइड हम चिकना कर दें, चिकना पॉलिशदार कर दें और दूसरी साइड रफ रखें और वो प्रकाश का परावर्तन कर रही है, तो वो चीज दर्पण हो जाएगी। तो दर्पण क्या हो जाएगा, हमारा चिकना पॉलिशदार तल होगा जिस पर प्रकाश पड़ेगा तो परिवर्तित हो जाएगा और जिसमें हम अपनी छवि देखते हैं, जिसमें हम डेली अपना फेस देख सकें या कुछ भी देख सकें, वो हो जाएगा दर्पण। दर्पण किस प्रकार के होते हैं, दर्पण होता है एक समतल दर्पण, दूसरा प्रकार होता है गोलीय दर्पण, ठीक है ना, गोलीय दर्पण। समतल दर्पण के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले पढ़ लेते हैं गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, उत्तल और अवतल। अब इनके बारे में हम थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे, उत्तल और अवतल के बारे में। पहले हम समतल दर्पण पढ़ लेते हैं आज। देखो समतल दर्पण क्या होता है, समतल दर्पण में सबसे पहले इमेज कैसी बनती है, जैसे हम अपना फेस जो मिरर में देखते हैं, वो मिरर में हम क्या देखते हैं, प्रतिबिंब सीधा दिखता है। देखो हम मिरर में देखते हैं तो हम खुद को सीधा देख पाते हैं, लेकिन वो रियल इमेज नहीं होती है, वो इमेजिनरी इमेज होती है, इसीलिए उसे कहेंगे आभासी बनता है प्रतिबिंब, यानी कि इमेजिनरी बनता है, ठीक है ना। और सेम आकार का बनता है, जितने हमारा जो साइज रहता है वही आकार का हम उसमें देख पाते हैं। एक कंडीशन, एक तो ये मालूम पड़ गया हमें, ठीक है ना। जितनी दूरी पे वस्तु रखी हो, मान लो ये मिरर लगा हुआ है, यहां से हम 1 मीटर की दूरी पे खड़े हैं, 1 मीटर की दूरी पे खड़े हैं, ये मिरर है, मिरर है, ये 1 मीटर की दूरी पे कोई व्यक्ति खड़ा है, इसकी हाइट 5 फीट है। तो देखो इससे हम 2 पॉइंट क्लियर कर सकते हैं, 1 मीटर की दूरी पे इधर खड़ा है तो ये मिरर के अंदर जो दिखेगा वो हमें 1 मीटर दूर ही दिखेगा, उतनी ही दूरी पे प्रतिबिंब बनेगा उसके अंदर, मिरर के अंदर। यदि वस्तु की लंबाई 2 मीटर है तो उसे दर्पण में पूर्ण रूप से देखने के लिए हमें कितना हाइट का दर्पण चाहिए, तो वो चाहिए 1 मीटर का। मतलब मान लीजिए हमारी हाइट 5 फीट है, तो हमें दर्पण हमारी पूरी इमेज एक बार में दिखाने के लिए हमें मिरर चाहिए पड़ेगा, जो ये मिरर होगा 2.5 फीट का, यानी कि जितनी भी बड़ी वस्तु है उसकी आधी हाइट का हमें मिरर चाहिए पड़ेगा, उससे हम पूर्ण रूप से उस वस्तु को पूर्ण रूप से देख पाएंगे उसमें, ठीक है ना। अब चलो तीसरा पॉइंट पढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट क्या कहता है कि अगर ये मिरर है, इसमें हम मान लीजिए एक स्पीड ले लेते हैं 20 मीटर पर सेकंड से इसकी तरफ बढ़ेंगे, तो इसके अंदर जो इमेज बनेगी वो भी 20 मीटर पर सेकंड से हमारी तरफ बढ़ेगी। तो जो सापेक्ष गति आएगी, आपने शायद गणित में पढ़े होंगे, सापेक्ष गति जब अपोजिट डायरेक्शन में दो वस्तुएं एक दूसरे के पास आती हैं तो उनकी स्पीड जोड़ के सॉल्व करते हैं ना, तो इसकी टोटल स्पीड क्या हो जाएगी, टोटल 2v स्पीड से, यानी कि 20 मीटर से इधर आएगा तो 20 से इधर भी आएगा, तो टोटल 40 मीटर पर सेकंड से ये आता हुआ प्रतीत होगा हमें, ठीक है ना। अगर 2 दर्पण है हमारे पास, ठीक है, 2 मिरर हैं, उसे हम 90 डिग्री पे रख लेंगे, एक मिरर ये है, एक मिरर ये है, ये हम ले लेते हैं M1 मिरर है, ये M2, और इनके बीच अगर हम कोई वस्तु रख देंगे तो टोटल जो प्रतिबिंब बनेंगे वो 3 प्रतिबिंब बनेंगे, ठीक है ना। आप ट्राई कर सकते हैं घर पे। और अगर हमने 2 मिरर पैरेलल ही रख दिए, एक मिरर ये है दूसरा ये है, तो टोटल नंबर ऑफ इमेजेस जो बनेंगी वो अनंत बनेंगी, कभी खत्म नहीं होंगी। आप कभी भी अगर नाई वगैरह के यहाँ गए होंगे बाल कटवाने, तो एक मिरर जो उसके सामने बिठाता है, जिसके सामने हमें, और एक उसके पीछे लगा होता है। मान लीजिए हमारे सामने मिरर लगा हुआ है, ये हमारे एक पीछे मिरर लगा हुआ है, तो जब हम इस मिरर में देखेंगे तो आप देखेंगे कि इस तरफ मिरर में भी हम दिख रहे हैं, उसके पीछे भी कई इमेज बनती चली जाती हैं, तो ये अनंत इमेज बनती है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन इसी तरह से पूछा जाता है कि अगर एंगल 90 डिग्री है 2 मिरर का बीच, तो कितनी इमेज बनेंगी, आप कहेंगे 3 इमेज बनेंगी, और अगर समांतर हैं तो कुल प्रतिबिंब अनंत बनेंगे। और अब देखते हैं जो इमेज बनती है, हमें पता है लेटरल इनवर्स बनती है, पार्श्व परिवर्तित होता है। जब भी कोई एम्बुलेंस आती है तो हम उसे जो हम मिरर में देखते हैं ना, तो उसका उल्टा मिरर पे एम्बुलेंस इस तरह से नहीं लिखा जाता, उसका मिरर इमेज बना के लिखी जाती है। आप जान सकते हैं किस तरह से लिखा जाता है मिरर में। तो हम जब मिरर में देखते हैं तो हमें सीधा दिखता है एम्बुलेंस, अगर पीछे से हमारे एम्बुलेंस आ रही है तो ये पार्श्व परिवर्तित होता है, ठीक है ना। तो इनका यूज की कहां कहां होता है मिरर का, बंकर में करते हैं हम, पनडुब्बी के जल की पनडुब्बी में करते हैं। पनडुब्बी से वो एक
निकालते हैं पाइप के थ्रू, मिरर निकालते हैं बाहर। जब वो बाहर आ जाता है तो जल की सतह पे देखने के लिए वो निकाल लेते हैं कि हाँ कितने सतह पे हैं हम। बंकर्स में ये यूज होता है। चलिए अब हम पढ़ते हैं गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, उत्तल अवतल, कॉन्वेक्स कॉनकेव। अब पहचानना कैसे हमें गोलीय दर्पण उत्तल दर्पण किसे कहेंगे? उत्तल दर्पण में जो उभरा हुआ सिरा होता है वो परावर्तक होता है। देखिए ये उभरा है सिरा, ये वाला, तो ये परावर्तक है। इसमें धसा हुआ सिरा परावर्तक होता है। देखिए इस तरह से हमें समझ जाना है कि अंदर वाला साइड परावर्तक होता है। बनते कैसे हैं? कोई भी एक बड़ा सा गोला लिया जाता है, इससे काट के हम एक साइड इसकी पॉलिश कर देंगे, रफ पॉलिश, और एक साइड को चमकदार पॉलिश कर देंगे। तो ये मान लीजिए चमकदार कर दी, ये रफ कर दिया, तो ये उत्तल बन गया। और इसी में अगर हम अंदर वाले को हम चमकदार रखें, बाहर वाले को रफ कर दें, तो ये चमकदार वाला पार्ट हो गया, तो ये बन जाएगा अवतल बन जाएगा। तो इसी तरह से ये बनते हैं। एक बड़ा सा गोला काटते हैं, उससे हम इसे बनाते हैं, ठीक है ना। तो ये जो परावर्तक सतह है, इसकी परावर्तक सतह इस तरफ है। अब देखते हैं इसके बीच हम कुछ पॉइंट डिसाइड करते हैं, उनको देखते हैं। ये हमारे पास कोई मिरर है, इस तरह से कोई भी हो सकता है, दोनों टाइप में से किसी भी टाइप का एक ले लेते हैं। तो इस मिरर में जो ये गोलीय दर्पण है, तो गोले में एक केंद्र बीच में मिडिल लेंगे, जिसे हम पी से शो करते हैं। ये दर्पण का केंद्र होता है हमारे। अब देखते हैं वक्रता केंद्र क्या होता है। अब ये गोलीय दर्पण जो हमारा बना है वो इस गोले से बना हुआ है, इससे काटा हुआ है हम ना। अब गोले में क्या होता है? त्रिज्या होती है। तो इस त्रिज्या को ही हम क्या बोलते हैं? इस त्रिज्या का जो पॉइंट है, जो जिस पॉइंट से जो बिंदु से हमने काटा है, उस पॉइंट को ही वक्रता केंद्र बोलते हैं। तो ठीक है ना। तो इसको हम इस तरह से लाइन बना के इसे सी से शो करते हैं, वक्रता केंद्र को। अब चलते हैं तीसरा पॉइंट, फोकस क्या होता है। अब देखो ये जो है अक्ष, ये जो अक्ष जा रहा है इसे बोलते हैं मुख्य अक्ष, जो कि एफ सी पी के होते हुए जाता है, वो अक्ष कहलाता है मुख्य अक्ष। अगर इसके समांतर अगर हम कोई एक रेखा गुजारें या प्रकाश डालें इस तरह से, तो ये जो जब इससे रिफ्लेक्ट करेगा तो जिस पॉइंट पे जाके कटेगा, यहां से परावर्तित होगा, तो जिस जगह कट जाएगा वो होता है फोकस, ठीक है ना। अब पढ़ते हैं फोकस दूरी क्या होती है। तो जो ध्रुव पी था ना, पी से एफ तक की दूरी होती है फोकस दूरी, और पी से सी तक की दूरी होती है वक्रता त्रिज्या, ठीक है ना। अभी मुख्य अक्ष हमने देख ही लिया, पी और सी और एफ, जिससे जो एक समरेखा जाएगी इन सबको काटते हुए, वह होता है हमारा मुख्य अक्ष। तो हम जान गए दर्पण के अंदर क्या क्या टर्मिनोलॉजी होती है। अब हम पढ़ते हैं अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे कैसे और कौन कौन से प्रतिबिंब बनते हैं। तो अब प्रतिबिंब बनाते हैं, कहां वस्तु रखी जाएगी तो कहां प्रतिबिंब बनेगा, ये जानना बहुत जरूरी है। इसलिए चलिए हम बनाते हैं। सबसे पहले रखते हैं हम वस्तु अनंत पे। अनंत पे वस्तु है तो उस वस्तु पे प्रकाश डाला जाएगा, तो वो उसका जो रिफ्लेक्शन आएगा मिरर पे, मान लीजिए ये वस्तु हमारी अनंत पे रखी है, ए और बी नाम की वस्तु है, ठीक है ना। यहां से प्रकाश चलेगा तो ये मिरर पे टकराएगा, तो वो हमें पता है कि एफ पे कटता है। अगर इसके दोनों साइड से हमने प्रकाश को टकराया तो इस तरह से एफ पे ही कटेगा, चाहे इधर से देखने पे या इधर से देखने पे, ठीक है ना। तो इस पे हमारा जो प्रतिबिंब बनता है वो फोकस पे बनता है। तो हम जब वस्तु अनंत पे रखी जाए तो फोकस प्रतिबिंब कहां बनेगा? फोकस पे। तुरंत बताना है। अब प्रतिबिंब जो बनता है वो कैसा बनता है? अत्यधिक छोटा बिंदु के आकार का। देखो यहाँ दोनों लाइंस इस तरह से कट गई है ना, तो इधर डॉट ही आएगा जब कटेगा, तो बिंदु के आकार का बनता है। वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। इसमें गोलीय दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, समतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनते हैं और सीधे बनते हैं, ठीक है ना। एक केस हो गया ये हमारा। अब पढ़ते हैं हम दूसरा केस। अब थोड़ा वस्तु हम अनंत से थोड़ी पास लाते हैं, जो वक्रता केंद्र है ना ये सी, इसके पास लाते हैं थोड़ा सा, लेकिन काफी अच्छी खासी डिस्टेंस पे है, अनंत और सी के बीच आ गई है। तो वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा? अभी इधर बना था पिछले वाले केस में, अब थोड़ा सा इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा। वस्तु इस तरफ शिफ्ट होगी तो प्रतिबिंब इस तरफ को शिफ्ट होगा। ये हमने पढ़ा है, जितना दूर जाएंगे
उतना दूर प्रतिबिंब बनेगा, जितना पास आएंगे उतना पास आता जाएगा प्रतिबिंब। अभी ऊपर ही पढ़ा है ये हमने, तो ठीक है, ये एफ और सी के बीच बन जाएगा। कैसा बनेगा? छोटा बनेगा। देखो छोटा बन रहा है इस प्रतिबिंब के मुताबिक मुकाबले में, और कैसा बन रहा है? उल्टा बनेगा। ठीक है ना, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा, तो ये हमें याद रखना है। अब पढ़ते हैं हम तीसरा पॉइंट। अगर हम सी पे रख दें, अगर जब हम थोड़ा सा और आगे बढ़े, देखो अब इस तरफ डायरेक्शन में और आगे बढ़े, सी आ गया तो सी पे ही रख दी वक्रता केंद्र पे, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? सेम वक्रता केंद्र पर ही प्रतिबिंब बन जाएगा। कैसा बनेगा? समान आकार का बन जाएगा। कैसा बनेगा? वास्तविक एवं उल्टा बनेगा। ठीक है ना। अब पढ़ते हैं हम सी तथा एफ के बीच आ जाए। अब थोड़ा और आगे बढ़ गए हम, सी के आगे बढ़ गए। ठीक है ना, सी के आगे बढ़े तो प्रतिबिंब इस तरफ को शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा। सी और एफ के बीच में रख दिया हमने, तो कहां बनेगा? सी और अनंत के बीच, सी से परे कहेंगे इसे, सी के आगे बनेगा। सी के आगे बनेगा। ठीक है ना। कैसा बनेगा? वास्तविक और उल्टा बनेगा। ये हमें पता ही है कि वास्तविक और उल्टा ही बनता है। अब एफ पर रख दें हम, एफ पर रख दें तो अभी अनंत पर रख रहे हैं तो एफ पर बनेगा, और एफ पर रख देंगे तो अनंत पर बनेगा। बहुत बड़ा बनेगा, वास्तविक और उल्टा ही बनेगा। देखो इधर एफ पर रख दिया तो इस तरह से ये इस तरह से चलेगा। समानांतर एक रेखा जाएगी तो मुख्य अक्ष से टकरा के, सॉरी परावर्तक से टकरा के मुख्य अक्ष पे काटेगी, एक दूसरी वस्तु इस तरह से काटेगा। इस तरह से प्रतिबिंब बनता है इसका। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे। अब वस्तु को हमने इस एफ से भी आगे रख दिया तो एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी जब प्रतिबिंब हमें आभासी प्रतीत होगा और सीधा प्रतीत होगा। तो एफ और पी के बीच जब रख दिए हमने ये वस्तु, तो दर्पण के अपोजिट साइड हमें दिखने लगेगा। अभी हमें इस तरफ को दिख रहा था कि इस तरफ प्रतिबिंब बनना है, इस तरफ। ठीक है ना। अब आभासी और उल्टा बनेगा, आवर्धित बड़ा। आवर्धित बड़ा का मतलब अत्यधिक बड़ा, अत्यधिक बड़ा बनेगा। सॉरी अत्यधिक बड़ा नहीं, सिंपल बड़ा प्रतिबिंब बनेगा और आवर्धित रहेगा और दर्पण के पीछे बनेगा। ये सब दर्पण के आगे की तरफ बन रहे थे कि दर्पण के आगे की तरफ दिख रहे थे, ये दर्पण के पीछे की तरफ दिखेगा। ठीक है ना। ये हमारे दर्पण के उत्तल दर्पण के, सॉरी अवतल दर्पण के केस हो गए। अवतल दर्पण का प्रयोग कहां कहां करते हैं? तो हम टॉर्च में करते हैं, सर्च लाइट में और हेडलाइट में इसका यूज होता है। यूज पूछ सकता है आपसे कि कहाँ यूज होता है। सेविंग मिरर में कौन सा दर्पण यूज होता है, डेंटिस्ट कौन सा यूज करते हैं, सोलर फट्टी में कौन सा यूज होता है, तो इस तरह से हम बता देंगे अवतल दर्पण में। अब ये है उत्तल दर्पण के, उत्तल दर्पण के लिए अभी हम पढ़ रहे हैं ये वाले केस। उत्तल दर्पण में दो ही तरह के प्रतिबिंब बनते हैं। पहला, जब हम वस्तु को अनंत पर रख देंगे तो एफ पर बन जाएगा और दर्पण के पीछे बनेगा। तो इस तरह से अगर हमारी अनंत से कोई वस्तु आ रही है तो वो दर्पण जो है, ये हमारा दर्पण है, इसके पीछे बनेगा और एफ पर बनेगा। ठीक है ना। अभी उसको हम गोलीय दर्पण से काट ले रहे हैं ना इस चीज को, तो इस तरह से सी तो अंदर ही रहेगा और एफ इसका इस तरफ ही रहेगा क्योंकि दर्पण इस तरह का है। ठीक है ना। इस तरह से हम इसे समझ लेंगे। कैसा बनेगा? अत्यधिक छोटा बनेगा, बिंदु के आकार का बन रहा है, आभासी और सीधा बन रहा है। ठीक है, इसमें उल्टा केस चलता है। अब अनंत और दर्पण के ध्रुव के बीच आ जाए। जब ये अनंत और दर्पण के ध्रुव के बीच यहाँ एक कोई डिस्टेंस पे आ गए हैं तो P और F के बीच बनेगा। तो ये P जो F और ये है P, इन दोनों के बीच बन जाएगा प्रतिबिंब। प्रतिबिंब कैसा बनेगा? छोटा बनेगा और आभासी तथा सीधा बनेगा। तो ये उत्तल दर्पण हो गया। अब उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ करते हैं? कार में लगा रहता है जो रियर व्यू मिरर लगा रहता है ना जो कार में, उसके लिए यूज होता है। ब्लाइंड टर्न्स आते हैं ना, जब गाड़ी मोड़ते हैं तो एक पहले ही मिरर लगा दिया जाता है तो वो ब्लाइंड टर्न बता देगा कि इस तरफ से कार आ रही है। स्ट्रीट लैंप में लगा रहता है। ठीक है ना। तो इस तरह से अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के हमने क्या देख लिए? उपयोग और किस तरह से इनके प्रतिबिंब बनते हैं। अब चलते हैं हम दर्पण सूत्र। दर्पण का एक सूत्र बनता है वो पढ़ते हैं। तो 1/f = 1/v + 1/u, जहां f क्या है? फोकस दूरी, v है प्रतिबिंब की दूरी, u है यहाँ पे वस्तु की दूरी। तो इस फॉर्मूले से हम किसी की भी डिस्टेंस निकालनी हो, वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की या फोकस दूरी, तीनों चीजें हम इससे निकाल सकते हैं। अब चिन्ह परिपाटी कैसे करते हैं कि प्लस साइन कब लगाना है, माइनस साइन कब लगाना है। मिरर के केस में, दोनों केस में यही चलेगा। ये मिरर है हमारे पास, अगर मिरर में मिरर के दाईं ओर वस्तु है
और दाईं ओर की दूरी जाएंगे तो प्लस में लेंगे और बाईं ओर जाएंगे तो माइनस में लेंगे। ऊपर की तरफ अगर हाइट जा रही है इस तरह से तो पॉजिटिव में आएगी और इस तरह से आएगी तो नेगेटिव में आएगी। ये दोनों लेंस के केस में सेम, दोनों मिरर के केस में सेम काम करती है चिन्ह परिपाटी। देखिए ये हमारे पास दर्पण है, अगर इस तरह से भी दर्पण होता, इस तरह से अगर हम इस तरह से दर्पण भी होता, अगर इस केस के लिए भी जाते तो दूरी अगर लेफ्ट साइड में जा रहे हैं तो नेगेटिव में दूरी लेंगे और राइट साइड में जा रहे हैं तो पॉजिटिव में दूरी लेंगे। नीचे जाएंगे वस्तु की हाइट के लिए तो नेगेटिव हाइट आएगी उसकी, और ऊपर जाएंगे मुख अक्ष के तो पॉजिटिव हाइट आएगी। आपको सिंपल सा याद रखना है। अब पढ़ते हैं हम आवर्धन क्षमता क्या होती है, मैग्निफिकेशन क्या होता है। प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, यानी कि प्रतिबिंब कितने हाइट का बन रहा है और एक्चुअल में वस्तु कितनी हाइट की है, तो कितना मैग्नीफाई कर दिया या कितना बढ़ा के उसने हमें प्रतिबिंब दिखाया है, एक्चुअल से ज्यादा कितना दिखाया है, तो वो हो जाता है उसका आवर्धन या मैग्निफिकेशन। अब देखो वस्तु की ऊंचाई क्या थी, अभी हमने पढ़ा था, अगर दूरी के केस में लें तो वस्तु की दूरी थी हमारी v और u क्या थी हमारा, सॉरी u थी हमारी वस्तु की दूरी, v थी प्रतिबिंब की दूरी। माइनस साइन यहाँ पे आया तो माइनस साइन क्या शो कर रहा है कि प्रतिबिंब वास्तविक बना है। अगर वैल्यू जो आ रही है ये सब, ये नेगेटिव में आ रही है तो वास्तविक है और पॉजिटिव में आ रही है तो इमेजिनरी इमेज बन रही है। जो दूरी आई है हमारी, अभी वो देख ही लिया है हमने किस तरह से। अब पढ़ते हैं हम प्रकाश का अपवर्तन। अभी हमने परावर्तन पढ़ा था, अब पढ़ते हैं अपवर्तन। तो अपवर्तन क्या होता है, प्रकाश किसी एक माध्यम से आएगा और दूसरे माध्यम में चला जाएगा तो वो हो जाता है प्रकाश का अपवर्तन, दिशा परिवर्तित हो जाती है उसकी, ठीक है ना। जैसे ये कोई माध्यम है, इधर से प्रकाश इस पे डला और इस माध्यम ये दूसरे माध्यम में आके उसकी दिशा परिवर्तित हो गई, जो सीधा ना जाके कुछ ना कुछ दिशा परिवर्तित हो जाएगी, तो ये हो जाता है हमारा अपवर्तन। अब देखो इसके केस पढ़ते हैं, दो तरह से हो सकता है। मान लीजिए हमारे पास दो माध्यम है, एक विरल माध्यम है एक सघन माध्यम है। विरल माध्यम से जब प्रकाश सघन माध्यम में जाएगा तो जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा वो अभिलंब की ओर झुक जाएगा, और सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा तो दूर हट जाएगा। तो प्रकाश विरल माध्यम में फ्रीली घूमता है और दूर की तरफ भागता है, और सघन माध्यम में वो अभिलंब, ये जो हमने एक रेफरेंस लिया है इसकी ओर झुकने लगता है, ठीक है ना। अब इसके केस देख लेते हैं किस तरह से झुकता है। देखिए ये विरल से सघन में जा रहे हैं, मान लीजिए विरल माध्यम हमारा वायु है और ये सघन माध्यम हमारा कांच है, डेंस मीडियम है, ठीक है ना। ये हमारी आई कोई प्रकाश की किरण, आपतित किरण आई, और देखो ये सिंपल बिल्कुल, देखो जाना तो इसे ऐसे चाहिए था, अगर सीधी आई तो सीधी जाना चाहिए था, लेकिन नहीं, जो एक रेफरेंस लिया है हमने, जो एक 90 डिग्री पे अभिलंब लिया है उससे पास की तरफ आ गई है, मतलब इस तरफ को झुक गई है। तो विरल से सघन में जाने पे अभिलंब की ओर झुक जाती है। आई यहाँ पे ये आपतन कोण है, आर जो यहाँ पे परावर्तन कोण है, यहाँ जो बना है आर, ठीक है ना। तो ये इसमें हो गया केस। अब दूसरा केस पढ़ते हैं, अगर सघन माध्यम से विरल माध्यम में आए, कांच रख के फिर वायु में प्रकाश आ रहा है तो वो झुक रहा था उस केस में, इसमें अभिलंब से दूर हटेगा। देखो इस तरह से आना चाहिए था, एक जो इसकी एक्चुअल लेंथ है, लेकिन इससे भी आगे बढ़ जाएगा। तो आपतित किरण इधर पड़ी, दूर की तरफ हट गया तो सघन से विरल, आपतित किरण इधर पड़ी और अभिलंब के पास झुक गया तो विरल से सघन। तो ये हमें केस याद रखना है कि किस तरह से किस तरफ झुकता है, किस केस में जो अपवर्तित प्रकाश है, अपवर्तित किरण है, सॉरी ये परावर्तित नहीं अपवर्तित किरण है, अपवर्तित किरण है, क्योंकि ये अपवर्तित हुई ना कि रिफ्लेक्ट हो गई ये, ठीक है ना। ये नियम हो गया। इसके बाद चलते हैं हम, एक केस और बनेगा। मान लीजिए विरल माध्यम आया, फिर हमने एक कांच रख दिया, फिर विरल माध्यम शुरू हो गया, तो किस तरह से बिहेव करता है। मान लीजिए ये हमारा अभी एंगल आया, हमने 45 डिग्री पे हमने प्रकाश डाला, तो ये एग्जैक्ट 45 पे नहीं निकलेगा, ये कुछ 30 डिग्री, मतलब 45 डिग्री से कम हो जाएगा जो भी ये एंगल पे झुकेगा, सीधी बात ये है,
ठीक है ना, ये अभिलंब है इसके लिए। और इसके लिए अगर जैसे मान लीजिए ये 30 तक झुक गया, अब 30 पे प्रकाश जाएगा तो ये वापस 30 से ऊपर ही जाएगा। मान लीजिए 45 है अभी, तो हम समझ में आ रहा है कि ये 30 से कुछ ज्यादा हो गया है। तो इस तरह से हमें समझना है कि कांच के स्लैब लेने पे उसमें किस तरह से मीडियम चेंज होने पे किस तरह से प्रकाश चेंज होता है। अब इसके भी नियम है कि अपवर्तन करेंगे तो किस तरह के नियम काम करेंगे। तो उसमें एक नियम था और इसमें एक जो नियम है दोनों कॉमन है। आपतित किरण उधर थी परावर्तित, यहाँ है अपवर्तित किरण, और आपतन बिंदु अभिलंब तीनों एक ही तल में होने चाहिए। देखो इस केस के लिए ले लेते हैं, फर्स्ट केस के लिए इतने के लिए आपतित किरण, ये अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पे है कि नहीं। आपतन बिंदु ये है इसका, इसी पे है ना, ये बिंदु पे, ठीक है ना। अब दूसरा नियम क्या कहता है इसका, जो ये एंगल बना है इसको साइन में ले, साइन की फॉर्म में, साइन को ज्या बोलते हैं, इसकी ज्या ये आपतित कोण की ज्या, आपतित कोण की ज्या या साइन एंगल ऑफ दिस वन, आपतित कोण की ज्या, अपवर्तित कोण की ज्या का अनुपात कांस्टेंट होता है। तो साइन आई अपॉन साइन आर कांस्टेंट होता है। ये स्नेल का नियम भी होता है, इसी को स्नेल का नियम कहते हैं। अब चलते हैं माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है, ये पढ़ते हैं। तो माध्यम 2 का जो अपवर्तनांक होगा, इधर ले लेते हैं अपवर्तनांक, इसका m2 है बटे m1 है। तो माध्यम 1 में प्रकाश की चाल बटे माध्यम 2 में प्रकाश की चाल, एक फॉर्मूला होता है। प्रकाश की चाल यहाँ पर C1 ले लीजिए और ये C2 ले लीजिए, तो m2 अपॉन m1 बराबर C1 अपॉन C2 आएगा। तो प्रकाश की चाल के अपोजिट, यानी कि अपवर्तनांक जो है वो प्रकाश की चाल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है ना। अब पढ़ते हैं हम अपवर्तनांक या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं इसे। तो इसको हमें क्या करना है, किस तरह से लेना है, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या है बटे माध्यम में, जिस माध्यम में भी हम वर्क कर रहे हैं उसमें प्रकाश की चाल क्या है। निर्वात में प्रकाश की चाल आपको पता है 3.8 10 की पावर 8 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड होती है, ये फिक्स रहेगी निर्वात वाली। अब माध्यम, हम किस माध्यम में जा रहे हैं, पानी में जा रहे हैं कि कांच में जा रहे हैं, तो उसकी रख के इसका अपवर्तनांक निकाल लेते हैं। उदाहरण के लिए उदाहरण पढ़ते हैं इसके कि किस तरह से ये अपवर्तन काम करता है। तो जल में जैसे देखो, कभी भी आप देखेंगे कि जल से भरी हुई कोई बाल्टी लेंगे तो उसकी जो एक्चुअल डेप्थ है वो उससे कम दिखती है, ठीक है ना। और दूसरा इसका एग्जांपल क्या है, तारों का टिमटिमाना, ठीक है। इसको अब मैं एक तरीका और बताता हूं। मान लीजिए हमारे पास, आप प्रैक्टिकल करके देखना, ये कांच का एक गिलास लेना, आप इसमें जल भर लेना, ठीक है ना। ग्लास लेना, इसमें जल भर लेना। अब इसमें आप अपनी कोई भी एक पेंसिल लेके, इस तरह से पेंसिल लेके डुबाना, या पेन भी डुबा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको तो लगेगा ये सीधी पेंसिल है, सीधी डूबेगी, लेकिन वो आपको इस तरह से सीधी डूबी हुई दिखेगी नहीं। वो दिखेगी कैसे, मैं बता देता हूं किस तरह की दिखेगी। पेंसिल आपको इस तरह से दिखेगी, थोड़ी सी तिरछी दिखने शुरू हो जाएगी ऐसे। आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल कर, एकदम इतनी ज्यादा भी नहीं झुकी हुई दिखेगी, लेकिन वो दिखेगी किस तरह से, मैं कलर चेंज करके बता देता हूँ। मान लीजिए ये रेड कलर की पेंसिल है, इस तरह से हमने पानी के अंदर डुबाई है, तो वो हमें इस तरह से एकदम सीधी होनी तो इस तरह से चाहिए, लेकिन वो इस तरह से झुकी हुई दिखेगी। और ये किस कारण दिखती है, अपवर्तन के कारण, ठीक है ना। इसका ये दूसरा हो गया। अब चलते हैं, हम आगे पढ़ते हैं। क्रांतिक कोण क्या है, अभी अपवर्तन का नियम पढ़ा था ना कि झुकती है प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाते हैं, और झुकती है या दूर हटती है। अब मान लीजिए हम सघन माध्यम से विरल माध्यम में वापस आते हैं, ये हमारा सघन है, ये विरल है। इधर से प्रकाश आया मान लीजिए 45 डिग्री पे, तो विरल माध्यम में वो हो गया 60 डिग्री पे, ये 60 डिग्री हो गया, ये 45 डिग्री पे आया था। तो क्रांतिक कोण क्या हो जाएगा, सघन माध्यम के लिए आपतन कोण का वह मान जिसमें जो ये परावर्तित ये अपवर्तित हुई है जो, वो 90 डिग्री हो जाए एंगल,
इसमें मतलब मैं बस समझा देता हूँ बना के। किस केस में ले रहा है, ये मान लीजिए ये आपतित किरण आई, आपतित किरण आई तो इसके बीच और अभिलंब के बीच जो एंगल बनेगा, मान लीजिए कोई थीटा एंगल बन रहा है, जो ये किरण हमने डाली है। अब इसके लिए जब ये एंगल इस प्रकार से डाला कि इस वाले एंगल का जो अपवर्तित किरण है वो 90 डिग्री पे आ जाए, तो जब ये 90 डिग्री पे आ गया तो ये जो एंगल है इस एंगल को क्रांतिक कोण बोलते हैं, इस एंगल को क्रांतिक कोण बोलते हैं। तो सघन माध्यम के लिए आपतन कोण का वह मान जिसके लिए विरल माध्यम में जो अपवर्तन कोण बनेगा हमारा, जो बन रहा था, हम कई बार चेक कर रहे थे कि किस तरफ बनता है, तो वो उसका मान 90 डिग्री हो जाएगा, तो वो हो जाएगा हमारा क्रांतिक कोण। अब इसी में एक आगे आता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब और ज्यादा बनाए हम ये वाले क्रांतिक कोण का मान, अगर हमने थोड़ा सा और इस तरफ को बढ़ा दिया इस डायरेक्शन में, तो क्या होगा, ये वाला जो अपवर्तित हो रही थी जो प्रकाश, वो क्या होगा, अब इस तरफ से ही इस डायरेक्शन में आने लगेगा, मतलब अब वो उसका अपवर्तन की जगह परावर्तन होना शुरू हो जाए। तो जब परावर्तन शुरू हो जाएगा तो वो कहलाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब हम पढ़ लेते हैं किस माध्यम में कितना अपवर्तनांक रहता है और कितना उसका एंगल रहता है। ठीक है, तो जल हमारा कोई माध्यम है, जल में अपवर्तनांक 1.33 रहता है, 48.5 डिग्री। अगर ये वाली जो ये वैल्यू अगर हम 48.5 रख दें, ठीक है ना, तो ये वैल्यू जो आएगी, जो ये एंगल बनेगा ये 90 डिग्री का बनेगा इस केस में। अब क्राउन कांच होगा, उसमें अपवर्तनांक 1.52 होता है और 41.1, अगर इधर 41.1 ले लेंगे तो ये 90 डिग्री हो जाएगा इस केस में। अब आता है एक फ्लिट कांच, ठीक है ना, इसकी वैल्यू अपवर्तनांक की 1.65 और 37.4 पे ही, थोड़ा मतलब छोटे से ही है और कम एंगल में ही ये 90 डिग्री हो रहा है। हीरे के लिए 2.42 होता है और 24.4 डिग्री के एंगल पे ही ये अपवर्तन हो जाएगा, मतलब इतने थोड़े से ये एंगल पे ये 90 डिग्री पे शो हो जाएगा। तो ये इसके कुछ एग्जांपल है, आपसे एग्जाम में डायरेक्ट पूछ सकता है इसका हीरे का अपवर्तनांक कितना, कितने एंगल इसका क्रांतिक कोण है। ठीक है ना। अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन मैंने बता ही दिया है कि क्या होता है। देखो सिंपल एक लाइन में समझ लेते हैं। आपतित किरण है जो आपतित हो रही थी उसका वापस सघन माध्यम में आ जाना, क्योंकि हम सघन से विरल में जा रहे थे ना। सघन से विरल में जाने पे क्या होता है, जो हमारी आपतित किरण है वो जो होती है अभिलंब से दूर हटती है। तो एक हमने बनाया था इस एंगल पे, जो मान लीजिए थीटा एंगल पे जो 90 डिग्री आ रहा था, अगर थीटा एंगल की वैल्यू और थोड़ी बढ़ा दें तो ये 90 डिग्री से पार करके इस डायरेक्शन में, मतलब जिस माध्यम से गई थी उसी माध्यम में वापस आ जाए, तो ये हमारा होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। सघन माध्यम में आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक बढ़ाने पर अपवर्तन को 90 डिग्री से ज्यादा हो जाए तो आपतित किरण जिस माध्यम से आती है उसी माध्यम में वापस चली जाती है, परावर्तित हो जाती है। तो इस घटना को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो देखो इस तरह से हम देख लेते हैं किस तरह से हुआ है ये। मान लीजिए ये हमारा कोई आपतित किरण आ रही है, ये हमारा क्रांतिक कोण है आईसी, ठीक है ना, ये वाला क्रांतिक कोण है। अगर क्रांतिक कोण का मान और ज्यादा बढ़ा देंगे तो जो हमारी जो ये 90 डिग्री की अपवर्तन कोण बन रहा था ना, जो अपवर्तन हो रहा था इस डायरेक्शन में, वो वापस इसी डायरेक्शन में आ गया, तो ये परावर्तित होने लगेगी किरण जो कि अपवर्तित होनी चाहिए थी। तो इसको कहेंगे हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल क्या होता है, एक इसी कारण से हीरे चमकते हैं हमारे। अब चलते हैं मरीचिका पढ़ते हैं। मरीचिका कहाँ बनती है, आपको पता है मरुस्थलों में बनती है। गर्मियों के दिनों में क्या होता है कि जो आभास प्रतीत होता है, जैसे हम यहाँ खड़े हैं, यहाँ कोई पेड़ लगा हुआ है, इस तरह से ये पेड़ है, अगर दूरी से अगर हम इसे देखेंगे दूरी से, तो ये हमें उल्टा, ये जो हमें प्रतीत होगा कि यहाँ पे पानी भरा हुआ है। तो ये गर्मियों के कारण गर्मियों में बनता है। यही माध्यम चेंज होते हैं, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जो प्रकाश जाता है तो उस कारण से ये बन जाता है। इसी तरह से इसे हम देखते हैं कि मरीचिका का होता क्या है, ये हमें जानना जरूरी है कि मरीचिका किसे कहते हैं। अब पढ़ते हैं हम लेंस। अभी अभी हमने दर्पण खत्म किया, अब लेंस पढ़ते हैं। लेंस क्या होता है, एक पारदर्शी माध्यम होता है, दोनों ओर से पारदर्शी होता है, जो मतलब जो जिसके आर पार प्रकाश चला जाए।
वो होता है लेंस। और ये जो लेंस क्या किस नाम नियम पे काम करता है? अपवर्तन के सिद्धांत पे काम करता है, क्योंकि अपवर्तन में क्या हुआ था, प्रकाश आया था, दर्पण से टकरा के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चला गया था। इसमें भी प्रकाश आएगा एक माध्यम से और दूसरे माध्यम से जो लेंस से टकरा के उसी माध्यम में वापस आ जाएगा। अब लेंस भी दो प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। किसका प्रयोग कहाँ किया जाता है वो पढ़ेंगे इसमें, और किस तरह का होता है लेंस अभी डिटेल में सारा कुछ पढ़ते हैं। अब देखो, इस तरह का लेंस देखने मिले, किनारों पे पतला हो और बीच में मोटा हो, तो इस तरह का लेंस क्या हो जाता है? कौन सा लेंस हो जाता है? हमारा उत्तल लेंस। इसी को हम अभिसारी लेंस कहते हैं या कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। इसमें क्या होता है, कन्वर्जिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि इस पर जब प्रकाश पड़ता है तो ये एक जगह फोकस कर देता है, इसलिए कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। और इस केस में क्या होता है, किनारों पे ये मोटा होता है और बीच में देखो पतला बना है, इसमें इसको बोलते हैं अपसारी लेंस या डाइवर्जिंग लेंस। डाइवर्जिंग से समझ जाओ, डाइवर्ट कर रहा है, प्रकाश इस पे पड़ेगा तो ये इस तरह से डाइवर्ट कर देगा प्रकाश को, बस इसे इसलिए बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस। अब इसके प्रतिबिंब देख लेते हैं कि किस तरह से इसके प्रतिबिंब बनते हैं, ठीक है ना। इसमें प्रतिबिंब नहीं दिखाए गए, मैं रुकिए एक मिनट दिखाता हूं आपको प्रतिबिंब। अब देखते हैं हम कि लेंस में कहां पर वस्तु रखने पे कहां पर प्रतिबिंब बनता है। तो सबसे पहले हम वस्तु को अनंत पे रखते हैं। अनंत पे रखने पे हमारा प्रतिबिंब कहां बनेगा? फोकस F2 पे। इसमें दो फोकस होते हैं, ये रहा हमारा F1, ये रहा F2 को मैं बता देता हूँ। देखिए मैं जूम करके दिखा देता हूँ। ये 2F1 है, वो उसी को हम C1 बोलते हैं। ये F1 है, इसको ये F1 हो गया, ये 2F2, ये C2 है, ये F2 है। ये वक्रता केंद्र या ऐसे ध्रुव बोलते हैं हम लेंस का, M और N, ये हमारा कोई एक लेंस है उत्तल। चलिए अब हम पढ़ते हैं किस तरह से इस पे प्रतिबिंब बनते हैं। तो सबसे पहले अगर हम अनंत पे वस्तु रखेंगे तो फोकस F2 पर बनेगा हमारा प्रतिबिंब। वस्तु इस तरह अनंत पे रखी हुई है इस तरफ, और हमारा प्रतिबिंब किस तरफ बना है? अपोजिट लेंस के उस तरफ, क्योंकि प्रकाश हमारा क्या होता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो ये हमारा इधर प्रतिबिंब बना है। अनंत पे रखने पे प्रतिबिंब यहाँ बनता है। किस तरह का प्रतिबिंब बनता है? अत्यधिक छोटा बनेगा। पहला केस ये चल रहा है, इसके लिए प्रतिबिंब ए बना हुआ है जो, ठीक है ना। अत्यधिक छोटा बिंदु के आकार का, देखो बिंदु के आकार का बना है इस जगह, और कैसा बना है? वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, ठीक है। अब पढ़ते हैं हम दूसरा केस। दूसरे केस में हम क्या आएंगे, अनंत से थोड़ा पास चले जाएंगे तो 2F1, ये वाले पार्ट और इधर वाले, ये अनंत हो गया मान लीजिए, ये इसके बीच आ गए हैं, यहाँ पे वस्तु रखी इस केस में। तो ए भी हमारी ये वस्तु रखी हुई है, और कहाँ बनेगा हमारा प्रतिबिंब? F2 और 2F2 के बीच। ये हमारा F2 है, ये 2F2 है, इन दोनों के बीच में बनेगा प्रतिबिंब। या हमारा जो वस्तु रखी है 2F1, ये रहा 2F1 से परे, और C1, 2F1 ही हमारा C1 है, इसलिए मैंने ये दो बार यहाँ लिखा है 2F1 से या C1 से परे, मतलब थोड़ा सा दूरी पे है इन दोनों से। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? F2 और 2F2 या F2 और C2 के बीच, इन दोनों के बीच में बनेगा। ये रुकिए कुछ, सॉरी, ये वाला हमारा C डायग्राम है, और ये जो थर्ड वाला है, एक सेकंड में डायग्राम थोड़ा सा एक बार, हाँ ठीक है सही लिखा है, ये भी डायग्राम ही है, माफ करिए, क्योंकि ये 2F1 और C1 के बीच इधर बना है प्रतिबिंब। 2F1 पे अगर हमारी कोई वस्तु रख दी गई है, या C1 जिसे कहेंगे हम, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? 2F2 पे, जैसा कि उधर रखने पे बनना था, अनंत पे रखने पे फोकस पे, फोकस पे रखने पे अनंत पे। तो इस तरह से हमें याद कर लेना कैसा बनेगा, समान आकार का बनेगा, और इस केस में वास्तविक एवं उल्टा बनेगा। तो ये केस हो गया हमारा C केस। अब पढ़ते हैं हम केस D। तो D केस में क्या हुआ है, अगर हम F1 पे रख दें, ये जो F1 है इस पे वस्तु आ जाए, ये रही इस जगह, ये वाला केस D केस हमने पढ़ लिया है। अब थोड़ा सा ऊपर करके F केस पढ़ते हैं। ये देखिए F1 पे रखी है वस्तु, ये वाली,
F1 पर एक सेकेंड, 1 2 3 4 F1, सॉरी ये है डी केस, ये थोड़ा गलत लिख गया था। तो डी केस ये वाला है, इसको पढ़ लेते हैं पहले हम। अगर हम F1 पे वस्तु रख रहे हैं तो जो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा वो अनंत पे बनेगा, इस तरह से। किस तरह का बनेगा? अत्यधिक बड़ा बनेगा, वास्तविक एवं उल्टा बनेगा। तो ये वाला जो केस है वो है डी केस। अब ये जो केस जो लिखा हुआ है इसे डी ना करके इसे कर लेते हैं हम ई केस है। ये थोड़ा सा ये उल्टा बन गया था मेरे से, तो ये केस है ई केस। नोट्स में आपके ये ठीक करके दे दिया जाएगा। अब ई केस पढ़ते हैं। F1 तथा 2F1 के बीच आ गई वस्तु, ये हमारा F1 है, ये 2F1 या C1 के बीच में रख दी है अगर हमने कोई वस्तु, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? 2F2 से परे। तो ये 2F2 है जो हमारा ये वाला पार्ट, इससे थोड़ी दूरी पे बनेगा ये, ठीक है ना। कैसा बनेगा? बड़ा बनेगा और वास्तविक और उल्टा बनेगा। अब पढ़ते हैं हम इसका लास्ट केस। F1 और O के बीच आ जाए, ये O है, ये F1 है, इसके बीच अगर हमने कोई वस्तु रख दी F1 और O के बीच में, तो लेंस के जिस ओर वस्तु है उसी ओर प्रतिबिंब बन जाएगा। किस तरह का बनेगा? बड़ा बनेगा, आभासी और सीधा बनेगा। ये रहा हमारा F केस। देखिए ये F1 है, ये O है, इसके बीच हमने जो वस्तु रख दी है, इसका प्रतिबिंब देखिए ये बना है प्रतिबिंब, ये प्रतिबिंब बन गया। ये वस्तु रखी है तो कैसा बना है? सीधा बना है। कैसा बना है? आभासी बनेगा, ठीक है ना। तो ये इसके केस हो जाते हैं हमारे उत्तल लेंस के। अब पढ़ते हैं हम अवतल लेंस। अवतल लेंस में सिर्फ दो केस चलते हैं। वस्तु अगर अनंत पे रखी हो, अनंत तथा प्रकाश के केंद्र O के बीच रखी हो, ये O है और प्रकाश F1 फर्स्ट केस था हमारा अनंत पे, पहले वो पढ़ दें फिर इसे मैं समझाता हूँ। अनंत पे रखी है तो फोकस F1 पे बनेगा। अगर वस्तु कोई हमारी यहाँ अनंत पे रखी है तो F1 फोकस पे ही बनेगा आके हमारा प्रतिबिंब। किस तरह का बनता है? अत्यधिक छोटा और बिंदु के आकार का बनता है, आभासी और सीधा बनता है। तो अवतल लेंस में किस तरह के प्रतिबिंब बनेंगे? आभासी और सीधे प्रतिबिंब बनेंगे। उस केस में सिर्फ एक केस हो जाता है ऐसा कि जिसमें आभासी और सीधा बनता है, बाकी सारे में वास्तविक और उल्टे बनते हैं। दूसरा ये बी केस है, ये ए केस हो गया, ये बी केस है। इसमें क्या है? अनंत तथा लेंस के प्रकाशिक केंद्र O के बीच रख दें। ये अनंत और लेंस के केंद्र इसके बीच लाएं। अगर हम थोड़ा और पास लाएं, अनंत डिस्टेंस में नहीं, एक मेजरेबल डिस्टेंस के बीच रखेंगे तो जो प्रतिबिंब बनेगा फोकस F1 तथा O के बीच बनेगा। तो F1 जो ये है और O ये, इन दोनों के बीच बनेगा ये प्रतिबिंब। कैसा बनेगा? छोटा बनेगा, आभासी और सीधा बनेगा। तो ये अवतल लेंस के प्रतिबिंब समाप्त होते हैं। अब हम पढ़ते हैं लेंस सूत्र क्या होगा। अगर हमने दर्पण सूत्र पढ़ा था, यहाँ हम लेंस का सूत्र पढ़ेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है? 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। v है प्रतिबिंब की दूरी, u है वस्तु की दूरी, f है फोकस दूरी। या तो इस तरह से लिख सकते हैं या इस तरह से लिख सकते हैं इस फॉर्मूले को। अब हम चलते हैं कि हम प्रैक्टिकल लाइफ में, रियल लाइफ में हम लेंस कैसे पहचाने, या कोई चश्मा जो यूज करता है उसका चश्मा को किस तरह का चश्मा लगा रखा है उसने, वो पढ़ते हैं। अगर वो कहे कि मेरा नंबर पॉजिटिव में है तो आप तुरंत कह देना कि आप उत्तल लेंस लगाते हैं। और अगर वो कहे मेरा नंबर नेगेटिव में तो -5, -5.5 या +5, तो आप कह प्लस में होगा तो उत्तल लेंस यूज कर रहा है, माइनस में नंबर होगा उसके पास तो अवतल लेंस यूज कर रहा है, ठीक है ना। अब हम इसकी पढ़ते हैं आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता मतलब लेंस है वो इमेज को कितना बड़ा या कितना छोटा कर रहा है उसके बारे में पढ़ते हैं। इसे एन से शो करते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई कितना वास्तविक और वस्तु की जो वास्तविक ऊंचाई है उसमें जो अनुपात निकालेंगे वो उससे हम आइडिया लगा लेंगे कि आवर्धन क्षमता क्या है। इसे V/U भी कर सकते हैं, ठीक है ना। अब लेंस की क्षमता क्या होती है? ये आवर्धन अलग है। लेंस की क्षमता में ही हमें जो क्या बोलते हैं नंबर मिलता है। इसका मात्रक डायोप्टर होता है, इसे P से शो करते हैं, जो P इक्वल टू होता है 1/f। अगर 1 मीटर दूरी की वस्तु रखी है, अगर 1 मीटर के लिए हम लेंस की क्षमता निकालेंगे तो वो 1 डायोप्टर आएगी, ठीक है ना। इस फॉर्मूले से आ जाती है लेंस की क्षमता। लेंस के प्रयोग कहाँ कहाँ होते हैं? तो लेंस आप जहां आपको दिख जाए, जहां प्रकाश जिस भी वस्तु से आर पार हो रहा है, पारदर्शी है, उसमें लेंस होता ही है। तो लेंस का उपयोग कहाँ का करते हैं? दूरबीन में भी करते हैं, चश्मे में भी करते हैं, माइक्रोस्कोप में भी होता है, मैग्नीफायर ग्लास में भी होता है। आपने ये ग्लास कई बार यूज किया होगा, इस तरह से रहता है,
आपने आग वगैरह जलाने के लिए, पेपर वेपर जलाने के लिए धूप से इस तरह का ग्लास यूज किया होगा। माइक्रोस्कोप से क्या है, सूक्ष्म जीव देखे जाते हैं, आपको पता ही होगा। दूरबीन से हम दूर की वस्तु देख लेते हैं। चश्मा नॉर्मली सब लगाते ही हैं। तो चश्मे का प्रयोग किस लिए करते हैं हम? दृष्टि दोष निवारण के लिए, कि हमारी आंखों में कोई दोष है जिस कारण हम वस्तु को प्रॉपर नहीं देख पा रहे हैं, उसके लिए हम चश्मे का प्रयोग करते हैं। अब पढ़ते हैं दृष्टि दोष होता क्या है। तो प्रॉपर हमें वस्तु हमारे जो रेटिना होता है आंख पे, उस पर नहीं बन रही है तो वो दोष हो जाता है हमारी दृष्टि में। नॉर्मली हमारी जो आंख रहती है वो उत्तल लेंस होती है, जो जिसकी स्पष्ट देखने की जो एक दूरी, न्यूनतम दूरी होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है। 25 सेंटीमीटर पर अगर कोई वस्तु रही है और आपको स्पष्ट दिख रही है तो आपकी आंखों में कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर स्पष्ट नहीं दिख रही है तो आपकी आंखों में प्रॉब्लम है, ठीक है ना। अब दृष्टि दोष भी कई प्रकार के होते हैं, वो पढ़ते हैं। सबसे पहला दृष्टि दोष पढ़ते हैं हम, दूरदृष्टि दोष। नाम पे मत जाना। दूरदृष्टि दोष मतलब हो गया दूर की वस्तु सही दिखेगी, पास की नहीं दिखेगी। पास की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखती, इसमें दूर की अच्छे से दिखेगी। इसे हाइपरोबिया भी कहते हैं। इसका निवारण कैसे करते हैं दूरदृष्टि दोष का? अगर पास की वस्तु हमें अच्छी नहीं दिख रही है तो उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो जिसे पास की वस्तु नहीं दिख रही होगी उसका नंबर हमेशा पॉजिटिव में होगा। ये आप समझ जाएंगे कि हाँ उसे पास का नहीं दिखता है, वो पेपर या बुक नहीं पढ़ पाता अच्छे से, तो उसका नंबर पॉजिटिव में होगा। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये पढ़ने वाला चश्मा है। पढ़ने वाले चश्मे में यही लेंस होता है, पढ़ना है उसे। जैसे पढ़ते हैं हम निकट दृष्टि दोष। तो निकट की तो साफ दिखेगी इसमें, और दूर की वस्तु साफ नहीं दिखेगी। इसे मायोपिया भी कहते हैं। इसका निवारण के लिए अवतल लेंस प्रयोग करते हैं। तो दूर की वस्तु लगाना है, बात दूर का नहीं दिखता है, कोई कहेगा तो कहेंगे आप तुरंत कह देंगे हाँ इसका नंबर तो माइनस में होगा, तुरंत समझ जाइए आप। अब पढ़ते हैं तीसरा प्रकार का दोष होता है जरा दूरदर्शिता या प्रेसबायोपिया कहते हैं, सॉरी प्रेसबायोपिया। देखो इसमें क्या होता है, ये उम्र होने जाने पे लग जाता है। आपने देखा होगा दादा दादी वगैरह जो चश्मे यूज करते हैं, किसी किसी में दो तरह के लेंस, इस तरह का ये अगर लेंस है तो इसमें एक लेंस इधर भी लगा हुआ होता है। तो यही प्रेसबायोपिया में जो तरह के जो हमारी आंखों में जो प्रॉब्लम आ जाती है, इसमें बाइफोकल लेंस का यूज करते हैं। मतलब दोनों ही तरह के लेंस रहते हैं। अवतल भी रहता है जो बाहर वाला, जो दूर का देखने के लिए, ये नॉर्मल जो उत्तल रहता है, ये पढ़ाई करने के लिए हो जाता है, ये अवतल हो जाता है। इस तरह का लेंस रहता है। तो ये जो लगे हुए हैं, जो ये वाला पार्ट मैंने जो डार्क कर दिया है, ये उत्तल लेंस होता है, ये वाला पार्ट होता है हमारा अवतल लेंस। इसमें क्या होता है, इस प्रेसबायोपिया में ना पास की दिखती है हमें वस्तु, ना दूर की दिखती है। इसे जरा दूरदर्शिता में ये वाला हमें दृष्टि दोष हो जाता है। अब पढ़ते हैं एस्टिमेटिज्म, सॉरी, इसे अबिंदुकता या दृष्टि वैषम्य भी बोलते हैं। अगर आपसे पूछ ले दृष्टि वैषम्य या अम्बिदुकता क्या क्या होता है, तो इसमें क्या होता है, जो हमारे आंख का जो लेंस है, जो ऊपर जो दिखता है, उसकी आंख की जो गोलाई है ना वो टेढ़ी हो जाती है, आप मतलब प्रॉपर नहीं रहती। जो एक प्रॉपर शेप बना हुआ है गोल, वो अनइवन हो जाएगा। तो उस तरह का जो दोष आ जाएगा हमारी आंख में, वो होता है अबिंदुकता या दृष्टि वैषम्य। तो ये कोई ज्यादा वैसी प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मल प्रॉब्लम है। इसमें होता क्या है, धुंधला दिखने लगता है, स्पष्ट नहीं दिखता, अस्पष्ट दिखना शुरू हो जाता है। इस तरह के लिए क्या होता है, या तो सिलेंड्रिकल लेंस रहते हैं या ऑपरेशन करके इसे ठीक कर दिया जाता है। नॉर्मल ज्यादा बड़ा ऑपरेशन नहीं होता है इस चीज के लिए, ठीक है। तो अब आप समझ गए होंगे, आप पहचान लेंगे तुरंत कि किस तरह का कौन सा व्यक्ति किस तरह का चश्मा लगाया रखा है। हम तुरंत पहचान लेंगे कि हाँ इसको दूरदृष्टि दोष है या निकट दृष्टि दोष है। और दोनों तरह का लगा रखा होगा तो समझ जाएंगे इसकी दोनों ही दृष्टि खराब है, ना पास का सही से दिखता है ना दूर का दिखता है। तो ये बाइफोकल लेंस यूज करेगा, ठीक है ना। अब पढ़ते हैं हम प्रकाश का व्यतिकरण या इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। एक सेकेंड, सॉरी, ये भी पढ़ लेते हैं, इसके बाद पढ़ेंगे हम प्रकाश का व्यतिकरण क्या होता है। दृष्टि निर्बद्धता पढ़ लेते हैं पहले, परसिस्टेंस ऑफ विजन। अब देखो क्या होता है कि हम कोई भी वस्तु देखते हैं तो उसका संवेदन जो होता है, कि उसका जो इमेज जो बनती है वो हमारे माइंड में 1/16 सेकेंड तक
दिखाई देने लगे। तो मतलब हमारी जो आंखों पे जो है दृश्य हटाने पर भी, जैसे हमने कोई चीज देखी और वो हटा भी दें, हम उसे नहीं देखें और उसकी इमेज भी 1/16 सेकंड तक हमारे माइंड में बन रही है और हमें वो महसूस हो रही है कि हाँ ये इमेज हमारे आंखों में बनी हुई है अभी भी, तो इसी घटना को बोलते हैं दृष्टि निर्बंधता या परसिस्टेंस ऑफ विजन। अब पढ़ते हैं हम प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। ठीक है ना, तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है, क्या होगा कि देखो प्रिज्म होता है एक प्रिज्म क्या होता है, प्रिज्म का काम होता है वो सूर्य के प्रकाश को या प्रकाश किरण को, एक सफेद प्रकाश को उसके रंगों में विभक्त कर देता है कि उसके अंदर कितनी लाइट्स हैं। तो ये VIVGYOR विबग्योर करके फॉर्मूला पे याद रखें, विबग्योर कहते हैं। तो इसमें क्या होगा कि प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश अपने रंगों में विभाजित हो जाएगा, तो उसे वर्ण विक्षेपण कहेंगे। इंद्रधनुष भी इसी नियम पे काम करता है। तो ये मान लीजिए सूर्य का प्रकाश आ रहा है, सूर्य का प्रकाश सफेद रंग का प्रिज्म पे पड़ा, इस तरह का प्रिज्म बना हुआ है, तो ये अपने रंगों में विभाजित हो गया, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट। तो ये प्रकाश का वर्ण विक्षेपण हो गया। ठीक है ना, आपको समझ में आ गया होगा कि इस किस तरह से वर्ण विक्षेपण होता है। इसी नियम पे हमारा रेनबो काम करता है। ठीक है, अब पढ़ते हैं इंद्रधनुष। तो इंद्रधनुष अभी अभी हमने पढ़ा कि वर्ण विक्षेपण पे बनता है, तो सूर्य का प्रकाश का जल की बूंदों द्वारा वर्ण विक्षेपण हो जाएगा। तो जल की बूंद क्या काम कर देगी, यहाँ प्रिज्म का काम करेगी और यहाँ पे हमारा इंद्रधनुष बन जाएगा। तो ये इंद्रधनुष में सारे नियम काम करते हैं, अपवर्तन का भी, परावर्तन एवं पूर्णांतरिक परावर्तन का नियम काम करता है सम्मिलित रूप से। तो ये इंद्रधनुष इस तरह से हमें दिखता है और हमेशा जो इंद्रधनुष बनेगा सूर्य के अपोजिट साइड बनेगा। अगर दो इंद्रधनुष हमें दिख रहे हैं बने हुए एक बार में, तो उसमें एक प्राइमरी होगा, एक सेकेंडरी होगा, प्राथमिक और द्वितीयक। जो बहुत ज्यादा चमक रहा होगा उसमें लाल रंग बाहर की तरफ को दिखेगा, वो हो जाएगा हमारा प्राथमिक, और जो जिसमें धुंधला सा हमें अगर जो दिख रहा है इंद्रधनुष, वो हो जाएगा द्वितीयक, इसे लाल रंग अंदर की तरफ रहेगा। अब आ जाता है प्रकाश का व्यतिकरण। तो क्या होता है, कई प्रकाश तरंगे होती हैं, मान लीजिए कई प्रकाश तरंगे एक दूसरे से मिलेंगी, मिलने पे वो संयुक्त रूप से या तो बढ़ जाएंगी या कम हो जाएंगी। मान लीजिए इधर ये हमारे बहुत सारी लाइट्स आ रही हैं और ये किसी एक लेंस से टकराएं, या तो इनका जुड़ के सारी जुड़ने के बाद आयाम इनका कम होके निकले, या एक सेकंड इस तरह का लेंस बना दिया है मैंने, ये उत्तल लेंस से, या अगर हमारा अवतल लेंस होगा, टकराने पे बहुत सारी प्रकाश किरणें इससे टकराएंगी, इस तरह से इसका व्यतिकरण आयाम बढ़ जाएगा। तो प्रकाश का ऐसे व्यतिकरण कहते हैं इसी घटना को। तो कि बहुत सारी मल्टीपल हमारे पास लाइट वेव्स होंगी, इंटरेक्ट करेंगी आपस में, तो एक ऐसी कंडीशन आएगी इसकी कि वो कंबाइंड होके उनका एम्पलीट्यूड कंबाइंड हो जाएगा और या तो वो बढ़ जाएंगी या कम हो जाएंगी। तो ये प्रकाश का व्यतिकरण होता है। ठीक है ना, इस तरह से हमें याद रखना है कई सारी तरंगें आपस में मिलके एक नई तरंग बना दें, या तो उसका आयाम बढ़ जाएगा या घट जाएगा। तो ये घटना कहलाएगी हमारी प्रकाश का व्यतिकरण। उदाहरण के लिए चलते हैं, तो साबुन, जो हमें साबुन का बुलबुला होता है वो रंगीन दिखाई देता है, इसी कारण से दिखाई देता है। जल की सतह पर तेल फैला हो तो वो उसकी परत रहे रंगीन दिखाई देती है, इसका दूसरा उदाहरण ये है। सीडी देखी होगी आपने, कॉम्पैक्ट डिस्क बोलते हैं सीडी को, तो आप जानते ही होंगे, अगर आप देखते हैं तो वो रंग बिरंगी दिखती है, उसे हम प्रकाश में देखते हैं, इंग्लिश में से कॉम्पैक्ट डिस्क बोलते हैं। तो इसका तीसरा उदाहरण ये हो गया। ठीक है ना, तो तीनों उदाहरण आपको याद रहना चाहिए। अब पढ़ते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का विवर्तन। देखो कोई भी वस्तु है, मान लीजिए इसके कॉर्नर से अगर कोई लाइट गुजर रही है, गुजरते समय प्रकाश का हल्का सा झुक जाएगा। इस कॉर्नर से है तो वो एकदम जैसे इस पे प्रकाश डालेंगे पूरे पे तो जैसा जा रहा है वैसा चला जाएगा, लेकिन इसके कॉर्नर से थोड़ा थोड़ा झुक जाएगा प्रकाश। तो इस प्रकाश को झुकने की इसी घटना को हम बोलते हैं विवर्तन। किसी वस्तु के किनारे से समय जब प्रकाश का गुजरना या हल्का सा झुक जाना। अब जो प्रकाश के विवर्तन पे उदाहरण क्या क्या है, इस पे कौन सी चीजें काम करती हैं, तो एक्सरे इसका एक एग्जांपल है और दूसरा एग्जांपल है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। ये दो एग्जांपल हैं। ठीक है ना, अब पढ़ते हैं हम प्रकाश का प्रकीर्णन।
उससे पहले हम जान लेते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमीटर यूज कहाँ होता है। तो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का यूज करते हैं हम, फोटोन नाम सुना होगा, फोटोन की स्पीड ज्ञात करने के लिए, फोटोन स्पीड के लिए कि कितने नंबर ऑफ फोटोन्स पास हो रहे हैं, सॉरी क्या कहेंगे इसे, स्पेक्ट्रोम फोटोमीटर को करेंगे हम, फोटोन नंबर ऑफ फोटोन्स कितने पास हो रहे हैं वो ज्ञात करने के लिए इसका यूज करते हैं, ठीक है ना। अब पढ़ते हैं हम स्कैटरिंग ऑफ लाइट, बहुत महत्वपूर्ण है। प्रकाश का प्रकीर्णन, किसी संचरण माध्यम के कणों द्वारा प्रकाश का सभी दिशाओं में फैल जाना। कोई भी मीडियम है, जैसे ये एक मीडियम है, इसमें बहुत सारे कण होंगे। हमारा वातावरण एक माध्यम है, सूर्य के प्रकाश इससे जब टकराता है तो बहुत सारे कण उसके कणों, जब वातावरण के कणों से टकराएगा तो प्रकाश सभी दिशाओं में फैल जाता है। इसी घटना को बोलते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। जो प्रकाश के प्रकीर्णन की मात्रा होगी, जो तरंग दैर्ध्य है, किसी प्रकाश की तरंग दैर्ध्य है, उसकी लैम्डा, इसको तरंग दैर्ध्य को लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, उसकी चतुर्थ घात के व्युत्क्रम अनुपाती होती है। व्युत्क्रम यानी कि जो प्रकीर्णन की मात्रा आएगी, जो प्रकीर्णन हुआ है प्रकाश, उसकी जितनी भी मात्रा आएगी वो 1/लैम्डा की पावर 4 के या प्रकाश की तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रम अनुपाती होती है। तो लैम्डा जितना ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा लैम्डा जो विजिबल लाइट से उनमें किसका होता है, रेड लाइट का, यानी कि प्रकाश लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है। प्रकीर्णन इसका कम होता है, यानी कि ये बिखरता कम है, स्कैटरिंग इसकी सबसे कम होती है, इसलिए इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं, ट्रैफिक लाइट्स में, खतरों के सिग्नल में, क्योंकि ये रंग दूर से दिख जाता है, बिखरता नहीं है, ठीक है ना। तो दिन में, अब इसके कुछ एग्जाम्पल हैं प्रकाश के प्रकीर्णन पे, जो हमारे रियल लाइफ में जो चीजें हमें देखने मिलती हैं वो क्या है। और क्वेश्चन इन्हीं पे आता है कि दिन में आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, आप कहेंगे प्रकीर्णन के कारण इस प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है, या स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण। समुद्र का नीला दिखना, समुद्र नीला क्यों दिखता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण। सूर्यास्त और सूर्योदय के समय सूर्य लाल क्यों दिखता है, आप तुरंत बोलेंगे स्कैटरिंग के कारण, क्योंकि स्कैटर हो जाता है प्रकाश, ठीक है, प्रकीर्णन हो जाता है उसका। खतरे का संकेत लाल बनाया जाता है क्योंकि ये दूर से दिख जाता है। रेड लाइट की तरंग दैर्ध्य ज्यादा होती है सबसे अधिक, जो विजिबल लाइट्स है उनमें, और वायलेट की सबसे कम होती है, वायलेट की सबसे कम होती है तरंग दैर्ध्य, लैम्डा की वैल्यू सबसे कम। अब देखते हैं, सर सीवी रमन का आपने नाम सुना होगा, 1930 में इन्हें नोबेल प्राइज मिला था। उन्होंने प्रकाश के प्रकीर्णन पे ही नोबेल प्राइज लिया था। अब प्रकाश के प्रकीर्णन पे, या सीवी रमन का जो उन्हें, जिस लिए उन्हें नोबेल प्राइज मिला था, उसे बोलते हैं रमन इफेक्ट। रमन इफेक्ट पर ही जो आप देखेंगे मेट्रो सिटीज में अगर आप रहते हैं, या पुलिस जो चेकिंग करती है ना, जो डिवाइस लेके रखती है, उसी जो डिवाइस है वो इसी रमन इफेक्ट पे काम करती है। अब पढ़ते हैं प्रकाश का ध्रुवण। देखो, प्रकाश जो होता है वो अनुप्रस्थ तरंगों के रूप में होता है, प्रकाश तरंग। और जब अगर हमारा प्रकाश तरंग संबद्ध विद्युत क्षेत्र के लंबवत हो जाए, जो प्रकाश तरंग है जिसके कारण जो उससे जो रिलेटेड है हमारा विद्युत क्षेत्र, अगर उसके लंबवत हो जाए, अगर प्रकाश तरंग मान लीजिए ये है, विद्युत क्षेत्र ये है, इस तरह से लंबवत, ठीक है, तब हमारा जो प्रकाश होता है वो अध्रुवित प्रकाश कहलाता है, ठीक है ना। तो अध्रुवित प्रकाश से ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करेंगे अगर हम, तो वो हमारा होता है प्रकाश का ध्रुवण करना। चलो ठीक है, अब देखते हैं अध्रुवित प्रकाश क्या होता है, ध्रुवित प्रकाश क्या होता है। वह प्रकाश होगा जिसमें विद्युत क्षेत्र अलग अलग तल में रहे, हमारा जो प्रकाश अलग है, विद्युत क्षेत्र अलग है, तो वो हो जाएगा हमारा क्या, अध्रुवित प्रकाश। तरंग का विद्युत क्षेत्र एक ही तल में हो, दोनों ही एक ही तल में लाई कर रहे हैं या एक ही तल में स्थित हैं, तो वो ध्रुवित प्रकाश होता है। उदाहरण के लिए प्रकाश के ध्रुवण पे कौन कौन सी चीजें बनती हैं वो देख लेते हैं। एक तो पोलराइज्ड ग्लास बनते हैं, पोलराइज्ड चश्मे आते हैं ना, जो पोलराइज्ड कहते हैं, हमारा चश्मा पोलराइज्ड है। एक दूसरा एग्जांपल क्या, फोटोग्राफी में जो कैमरे यूज होते हैं। और सबसे बेहतरीन इसका एग्जांपल है प्रकाश के ध्रुवण का विलयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए उपयोग करते हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन आप समझ रहे होंगे कि किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, आप लोगों ने एग्जाम दिए होंगे। तो अब लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं आज का हम, डॉपलर इफेक्ट। अब क्या हुआ, क्या होता है कि देखो,
मान लीजिए हमारी आंख है, इससे हम देख रहे हैं, आंख है ये हमारी, तो हम प्रेक्षक हो गए, हम देखने वाले हो गए। तो क्या होगा कि प्रेक्षक है जो, यानी कि हम हैं, हमें जो तरंग की आवृत्ति है बदली हुई नजर आ रही है। एक्चुअल कुछ और है उसकी आवृत्ति हमारे जो प्रकाश की, लेकिन हमें कुछ और नजर आ रही है। तो इसी को डॉपलर इफेक्ट बोलते हैं, कि प्रकाश की आवृत्ति का बदला हुआ नजर आना। अब देखो कैसे समझेंगे इसे। अगर हमारा जो वेव सोर्स है, जो लाइट सोर्स है और प्रकाश के मध्य जो हमारा लाइट सोर्स है और जो हम हैं या हमारी आई से या ऑब्जर्वर जो है, इनके बीच की सापेक्ष गति के कारण ये डॉपलर इफेक्ट काम करता है। इसमें क्या होगा कि जो प्रकाश की, मान लीजिए प्रकाश 3 × 10⁸ से चल रहा है, लेकिन हमें इस स्पीड से आता हुआ नजर नहीं हो रहा है, थोड़ा कम या ज्यादा नजर आ रहा है, तो इसे बोलते हैं हम डॉपलर इफेक्ट। अब इसकी दो कंडीशन होती हैं। देखिए, जब स्रोत यानी कि जो लाइट सोर्स है और प्रेक्षक यानी कि ऑब्जर्वर है दूर जाए, यानी कि लाइट सोर्स इस डायरेक्शन में जा रही है और इस साइड डायरेक्शन में ऑब्जर्वर जा रहा है और सोर्स इस डायरेक्शन में, तो क्या होगा, आवृत्ति कम लगेगी, क्योंकि देखो दूर जा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है थोड़ा कम हो जाएगी, लेकिन तरंग दैर्घ्य बढ़ जाएगी, क्योंकि देखो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस बढ़ रही है ना, ये तरंग दैर्घ्य बढ़ जाएगी। एक कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन क्या है, जब स्रोत और प्रेक्षक पास आए, जब हम इस डायरेक्शन में जाएंगे, इस तरह से पास आएंगे, तो क्या होगा, डिस्टेंस कम हो रही है तो तरंग दैर्घ्य कम हो जाएगी, लेकिन आवृत्ति बढ़ जाएगी। ठीक है ना। उदाहरण क्या है, गोलीय खगोलीय पिंड होते हैं और कृत्रिम ग्रह, इनके वेग नापने के लिए हम डॉपलर इफेक्ट का प्रयोग करते हैं। तो इससे हमें एक चीज समझ आ रही है, आवृत्ति, प्रकाश की आवृत्ति उसकी तरंग दैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती होती है। सिंपल, खत्म आज का टॉपिक। आप समझ गए होंगे आज का पूरा प्रकाश की, जिसमें हमने दर्पण, लेंस, दर्पण के नियम, परावर्तन के नियम, परावर्तन के प्रयोग, किस तरह से प्रकाश किस तरह से व्यवहार करता है, ये सब हमने पढ़ लिया है। आज ये आपका टॉपिक खत्म होता है। धन्यवाद।